जय श्री कृष्ण पढ़ेंगे। मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ओके, तो ब्लड शुगर बॉडी में कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है, नहीं होता है तो कहाँ जाता है, एंड अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैसे बॉडी काम करती है। ओके, हम फास्टिंग में होते हैं तभी भी तो हम काम कर रहे होते हैं, राइट। तो उस टाइम हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, तो उसके उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो the true glucose value in a normal fasting person is 60 to 100 mg per 100 mg per 100 ml of blood। ओके, एक अगर 100 ml ब्लड निकालेंगे तो उसमें हमारा 100 माइक्रोग्राम शुगर होना चाहिए। ओके, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 to 100 ओके माइक्रोग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, अगर हम टेस्ट करें हमारा इंट्रावेनस से, जो कि हम यहां से लेते हैं, ओके, एंड एक हम लेते हैं यहां से जो हम ग्लूकोमीटर से करते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर 20 कम यहाँ वाला या 20 ज्यादा है ना, तो अगर यहाँ पे किसी पर्सन का इंट्रावेनस में किसी पर्सन का 100 फास्टिंग की बात कर रही हूं मैं, 100 आ रहा है, ओके, एंड यहाँ पे 120 आ रहा है टिप में, ओके, तो इसको भी हम नॉर्मल मानते हैं। तो क्यों नॉर्मल मानते हैं इसको 120? बिकॉज ऐसा नहीं है ग्लूकोमीटर है तो हम थोड़ा सा मशीन है, मशीन से डायरेक्ट टेस्ट हो रहा है। ये जो लिया यहाँ पे सेल से निकला, सेल यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैपिलरीज में जा चुका है, उसमें से सेल भी यूज कर रहा है। और यहाँ से जो लिया हमने इंट्रावेनस से, ये आर्टरी से लिया, तो यहाँ पे सेल के पास अभी सप्लाई नहीं हुआ है, अभी जैसा हार्ट से निकल के आ रहा है वैसा ही है, इसको कोई यूज नहीं किया अभी। ओके, तो यहाँ पे अगर 20 माइनस आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। ओके, तो हमारा कम आने से भी चलेगा। So the arterial blood level is higher than the venous blood level by 20 mg। ठीक है, तो आर्टरी का यहाँ का 100 तक नॉर्मल मानेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपका 120 आ रहा है तो हम इसको रिस्क मानेंगे, फिर हम टेस्ट कराएंगे ये वाला कि नहीं, इसका मतलब ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज भी हो रहा है, यहाँ पे सेल्स यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका 140 आए दैट मीन्स यू नीड टू गो टू डाइटिशियन और डॉक्टर, बिकॉज यहाँ पे 140 आने के बाद ये या ब्लड में तो है ही 140 या 120, तो भी एंड सेल यूज नहीं कर रहा है तभी यहाँ पे इतना ज्यादा है। यहाँ पे सेल यूज कर रहा है और यहाँ पे किसी ने अभी यूज नहीं किया है, ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं हुआ वहां पे ग्लूकोज का। सो एज डिटरमाइंड बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेज हो रहा है। ओके, ब्लड शुगर नॉर्मली डज नॉट एक्सीड दिस लेवल विच level में निकालेंगे उसको।
तो यूरिन में आने लग गया किसी का शुगर, दैट मीन्स वो 180 से तो ज्यादा है. कैन यू टेक 1 minute? आई टेक सम वाटर प्लीज. सो आई टेक 1.5 minute प्लीज. या सो अगर किसी के पर्सन के यूरिन में ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज इंक्रीज्ड देन 180 mg पर ml. ओके, सो दैट मीन्स उनकी किडनी में शुगर जा रहा है एंड इट हार्म्स द किडनी. एंड अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा रहा तो किडनी डैमेज होने के चांसेस है. सो दैट मीन्स अगर किसी पर्सन का बार बार 180 से ऊपर आ रहा है इंट्रावेनस में, तो या फिर इसमें भी, ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी किडनी ग्रेजुअली डैमेज हो रही है. सो टारगेट रखना है 150 के नीचे करने का. 150 is normal after food actually. Then hormonal control भी है इसमें. Okay, so blood sugar level is regulated by the hormones insulin and glucagon, by the anterior pituitary and suprarenals, and also by the state of the intestine and liver. Liver भी कुछ hormones release करते हैं. So insulin is secreted by the beta cell. Beta cell कहाँ पे है? Islets of Langerhans कहाँ पे है? आपका pancreas में. So it makes the cell membrane permeable to glucose. ये क्या करता है? इंसुलिन सेल्स में, ब्लड में जाता है ब्लड के साथ, और जो सेल्स हैं जहाँ पे हर बॉडी के सेल को चाहिए ग्लूकोज काम करने के लिए, तो वहां पे सेल्स के पास जाता है और उसको ऐसा परमिएबल बना देता है कि जिसकी वजह से शुगर एंटर कर पाता है सेल्स के अंदर. ओके, ग्लूकोज को अल्टीमेटली सेल्स तक ही जाना होता है ताकि वो उसको यूज कर पाए और वो अपना डेली का काम कर पाए. तो जिसको इंसुलिन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो सेल्स के अंदर वो एंटर नहीं कर पाएगा, वो परमेएबल नहीं होगा सेल, और वो एंटर नहीं करेगा, फिर कहाँ जाएगा? वापस ब्लड में घूमता रहेगा. देन thus reducing the blood sugar level by passage of glucose into the body cell and the liver. The
and by helping the oxidation of glucose to carbon dioxide in the tissue. जब सेल्स के अंदर जाता है फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना। हम भी कुछ भी काम करते हैं तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन होता है वो प्रोसेस होगा। एंड अगर ये नहीं मिलता है दोनों हमको, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, तो फिर अंदर ना ही जाएगा सेल्स के अंदर और ना ही उसका ऑक्सीडेशन होगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज बाय प्रोडक्ट। So glucagon is produced by the alpha cell of the pancreatic islets and the mucosa of the upper small intestine. It raises the blood sugar level by breaking down the glycogen and enhancing the glycogenesis. Glycogenesis मतलब ग्लूकोज का बनना, okay, from amino acid in the liver. The interior pituitary growth hormone increases the blood sugar level in the and prevent the entry of glucose into the tissue. तो ये भी जो है रोल प्ले कर रहा है आपका शुगर को एंट्री देने के लिए, पिट्यूटरी हार्मोन। ओके, सो आपने ये भी सुना होगा समटाइम्स कि इनको करना होता है, इंट्राप्लाइक करता है, दिखाना नहीं चाहता है ना। जब हम अचानक से कोई बेहोश होने लगता है डायबिटिक पेशेंट, तो हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो क्या कराते हैं, सबसे पहले वो सलाइन लगा देते हैं, है ना। सलाइन में क्या होता है, शुगर होता है। तो या तो आप मुंह से खिला दीजिए, तो मुंह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ग्लूकोज देने में, या टॉफी खिला दीजिए। किसी को भी अलाउड है, जरूरी नहीं वो मेडिकली पर्सन हो, किसी को भी अलाउड है कि आप उसको सलाइन वाटर दे सकते हैं बाय इंजेक्शन in that special case. So adrenaline raises the blood sugar level by metabolizing glycogen from the liver. Adrenaline क्या करता है, लीवर के अंदर भी स्टोर्ड है ग्लाइकोजन, उसका ग्लाइकोलाइसिस करता है और शुगर लेवल को बढ़ाता है, and may be inject to contract the hypoglycemic effect of the insulin. और जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट हुआ इंसुलिन का उसको कम करता है एड्रेनलिन। ओके, तो इस केस में जब बहुत हाइपोग्लाइसेमिया हो गया यानी कि लो शुगर हो गया, दैट मीन्स एड्रेनलिन भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। So cortisol secreted by the suprarenal cortex also raises the blood sugar level, but more slowly than adrenaline. Adrenaline एक तरह से फाइटर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, फटाफट रिएक्शन करता है, तो ये तुरंत शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करता है नॉर्मल पर्सन में, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटिक पर्सन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज फ्यूल requirement increases to meet this need. Okay, so noradrenaline increases breakdown from the fat deposit to release free fatty acids. Adrenaline increases breakdown of muscle and liver glycogen to release glucose, and glucagon stimulates glucose formation. जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना, तो उस टाइम कहाँ से एनर्जी
इमीडिएट हमको नहीं उतना सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं हो रहा होता है। तो स्टोर्ड, तो जो पार्ट यूज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्टोर्ड है, जो भी बॉडी में स्टोर्ड है फ्यूल। समटाइम्स मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं ना, उसने खाया है एंड उसके बाद भी अगर हमें सारे मान 5-6 है मसल के, वो टूटना शुरू होगा और वो खत्म, वहां से हमें एनर्जी मिलेगी। So glucagon stimulate glucose formation from glycolic अमीनो एसिड्स 9 एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते, So during starvation and fasting, the blood sugar level is maintained at an almost normal level. जितना नॉर्मल, अगर मेरा जैसे कल फास्ट था तो कल भी अगर मैं कराती तो ऐसा नहीं था कि वो 60 से नीचे चला जाता, वो तभी भी रहता, क्योंकि मैं दिन भर कल भी मैं ऑफिस गई, सारा काम किया। ओके, तो थोड़ा लो फील होता है कंपैरेटिवली, लेकिन एक हैबिट बन जाती है। होता है तो उस टाइम भी मैं काम कर रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर पा रही थी, बेड पे लेटी हुई थी, क्योंकि बेड पे लेटना और दिन भर रोज जैसा काम करना, तो एनर्जी भी रोज जैसी चाहिए, है ना। तो कहाँ से तब आ रही थी, तो वो क्या हो रहा था, स्टोर्ड लीवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, when the liver glycogen store is exhausted, the blood sugar level is maintained by the glycogenic amino acid released from the muscle। ठीक है, मान लीजिए मेरा बॉडी वेट लाइक मेरा लीवर में एकदम भी स्टोर नहीं है, मैं पहले से बहुत लीन एंड थिन हूँ, ठीक है। अभी मैंने फिर 4 दिन फास्टिंग रख लिया, ठीक है, कंटिन्यू 4 दिन रख लिया, तभी भी थोड़ा तो काम कर पाऊंगी। ऐसा नहीं कि मेरे को एकदम काम ही नहीं करना है, मैं बेड पे ही लेटे रहना पड़ेगा, मुझे करना पड़ा तो मैं कर सकती हूँ, राइट। तो वो कहाँ से आएगा फिर एनर्जी, वो बॉडी में जो सेल्स हैं वो टूटना शुरू होंगे, जो अमीनो एसिड्स हैं वो एग्जॉस्ट होने लगेंगे, फिर वहां से निकलेगा। ओके, तो बहुत सारे जैन में होता है कि वो लोग 8 डेज तक फास्ट करते, कुछ नहीं खाते। यस, उस टाइम में वो रेस्ट में रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन बैठने में भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो सब क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं बॉडी के वो टूट रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, तो जो प्रोटीन है बॉडी का, मसल है, वो ग्लाइकोजेनेसिस होता है उनका, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लास्टली। सो ब्लड शुगर लेवल इज मेंटेन बाय द ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड रिलीज्ड फ्रॉम मसल which are converted by glucose by the liver। लीवर वहां पे रोल प्ले करता है कि उसको कन्वर्ट करता है। मान लीजिए किसी को लिवर सिरोसिस है, ठीक है, लिवर डिजीज, वो लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, अभी उसको हम फास्टिंग में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो और खराब होगा उस केस में, वो पेशेंट लाइक रिकवर नहीं होगा, शायद सिरोसिस है। तो कंडीशन देख के चीजें की जा सकती है। एंड मान लीजिए डायबिटिक के केस में अगर हम किसी को छोड़ दिया, फास्टिंग नहीं कर रहा, उसके हार्मोन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली पेशेंट मर सकता है। ठीक है, ये जो मैं बातें बता रही हूँ कैसे होता है नॉर्मल कंडीशन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इज अल्कलाइन, बट
glycine, threonine and glutamine are also glycogenic. From the fat depot, free fatty acids are also released from the converted to ketones. जो fatty acids हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? कीटोन बॉडीज में, विच आर यूज्ड फॉर एनर्जी. तो वहां से फिर एनर्जी मिलेगी. पहले क्या टूटा? पहले तो बॉडी में स्टोर है वो यूज हुआ, ठीक है. उसके बाद जो लीवर में फैट स्टोर है वो यूज हुआ. उसके बाद मसल्स टूटना स्टार्ट हुआ. उसके बाद जो कीटोन बॉडीज है, जो आपका फैटी एसिड्स है, वो ब्रेक डाउन होने लगता है. जो फैट स्टोर है बॉडी में वो सब टूटने लगता है. तो इसी तरह जैसे कीटो डाइट जो यूज की जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है? पर्सन को फास्टिंग में रखा जाता है 1 or 2 days. तो फिर उसके बाद सारा जो लिवर में फैट है वो यूज हो गया. उसके बाद जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है. विच आर यूज फॉर एनर्जी, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोड्यूस्ड स्टारवेशन कीटोसिस. अगर बहुत ज्यादा दिनों तक अगर कीटोसिस होगा तो उसको स्टारवेशन कीटोसिस बोलेंगे. So there are difference between arterial and venous blood, जो मैंने बताया आप थोड़ी देर पहले. In a normal fasting person, there is little difference between the sugar level in venous blood drawn from cubital vein and arterial blood taken from capillaries by pricking the fingertip. After the administration of 50 to 100 gram glucose, like जो हम पीपी में करते हैं, पीपी में भी इसी तरह से करते हैं. खाना खिलाया जाता है अच्छे से, उसके बाद 2 घंटे बाद शुगर लिया जाता है. तो ये इसमें बता रहे ग्लूकोज देके टेस्ट किया गया. तो द आर्टेरियल ब्लड लेवल इज हायर देन वेनस ब्लड बाय 20 mg. बोल रहे यहाँ का आर्टरी का ब्लड जो है वो ज्यादा होगा, वेनस ब्लड का कम होगा. 20 mg से डिफरेंट होगा नॉर्मल पर्सन में. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर बाय द टिश्यू. क्यों होगा यहाँ का कम? क्योंकि हमने उसको यूज कर लिया है. टोटल शुगर इन ब्लड in an average adult having 5 liters of circulating blood with 100 mg sugar per 100 ml blood. The total blood sugar is less than 5 gram. जो पूरा बॉडी में कितना ब्लड होता है? टोटल 5 लीटर होता है ना एवरेज. तो उसमें टोटल में शुगर का वैल्यू कितना होगा? 5 ग्राम ओनली. एक चाय का चम्मच जितना शुगर, उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. द टोटल ब्लड शुगर इज लेस देन 5 ग्राम. दिस इज अ मेयर टीस्पूनफुल supplying 30 kilocalorie, just enough energy for the body for adult, about 15 minutes. There is, however, constant conversion of liver glycogen to maintain the blood sugar level. तो 15 मिनट तक वो जो 5 ग्राम, 1 चम्मच चीनी छोटा चाय का, तो उतना से 15 मिनट तक काम आराम से होगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रेक डाउन होगा. सो हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? दैट इज हाई ब्लड शुगर. जहां पे भी हाइपर लगा है दैट मीन्स वो बढ़ा हुआ है. सो दिस इज द स्पेशल कंडीशन जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं. So, अगर सिर्फ डायबिटीज बोला जाए तो मेडिकली इट इज नॉट अ डिजीज. ये कुछ और कंडीशन भी हो सकती है. डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है. तो डायबिटीज मेलाइटस दैट मीन्स शुगर, एक्सेस शुगर. ठीक है. सो एंड हाइपोग्लाइसेमिया इज लो ब्लड शुगर. Low blood sugar produces clinical symptoms. There is no fixed level at which these symptoms occur, but they are usually noted when the level is below 60 mg per 100 ml. 60 से कम होगा किसी का, तब हम इसको हाइपोग्लाइसेमिक बोलेंगे. Diabetes who are used to high sugar level may have symptoms even when the level is over 100 mg per 100 ml.
अगर किसी को 100 mg से ऊपर भी होगा तो भी सिम्टम जरूरी नहीं है आएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शनल हाइपोग्लाइसेमिया is the most common cause of low blood sugar, where after a predominantly carbohydrate meal there is overstimulation of the pancreatic islets of Langerhans, that means insulin का जो formation करता है। The excess insulin produces symptoms about 3 to 4 hours after breakfast or lunch, giving rise of feeling of weakness। 4-5 घंटे बाद क्या लगने लगता है? वीकनेस लगने लगेगी, पेल्पिटेशन होगा, पसीना आने लगेगा, ठीक है, भूख लगेगी, एंड नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। द सिम्टम्स मे डिसअपियर इन अ शॉर्ट टाइम, probably as a result of release of hormones that convert liver glycogen into glucose। थोड़ी देर तक होगा, ये नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, एंड थोड़ी देर बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है, बिकॉज हार्मोन रिलीज होता है, बॉडी को समझ में आता है नहीं सप्लाई है, तो दे हैव टू रेगुलेट इट। तो हार्मोन रिलीज होता है दैट कन्वर्ट लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। उसके बाद क्या होता है? भूख लगती है, ऐसा परेशानी लगती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाता है। कहाँ से होता है? लीवर का फिर ब्रेकडाउन होने लगता है, तो बॉडी एडजस्ट करती है। So these symptoms are subjectively distressing to the patient, but as no physical sign are noted on subsequent examination by the physician, the patient may diagnose as neurotic or hypoglycemia, as suspect the blood sugar should be examined during the attack। अभी कभी ऐसा हुआ है तो ब्लड शुगर उसके बाद टेस्ट कराना चाहिए। So the attack may also be induced by administering 100 gram glucose and performing a prolonged glucose tolerance curve for 5 hours. If some symptoms of hypoglycemia occur, a blood sample is immediately collected for estimating sugar, and the test is terminated by administering glucose। So इस तरह से कभी किसी को हुआ है तो फिर से करना चाहिए, शुगर देना चाहिए, उसके 5 घंटे बाद फिर टेस्ट करना चाहिए। तो अगर 60 से कम है, दैट मीन्स पर्सन हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है, दैट मीन्स कुछ हार्मोनल इशू है इसका। The immediate treatment to tide over the symptoms of attack by hypoglycemia is administration of easily absorbable sugar in the form of glucose or sugar water। तो कैसे करेंगे? चीनी को घोल के देना है, अभी डायरेक्ट देंगे तो थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगेगा, तो अगर सॉल्यूशन देंगे तो इमीडिएट ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। फ्रूट जूस दे सकते हैं या फिर टी, कॉफी, शुगर कुछ भी दे सकते हैं। तो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इजीली अवेलेबल, इमीडिएट अवेलेबल है वो देना है। शुगर पाउडर है वो दे सकते हैं। ग्लूकोज तो जनरली नहीं रखना चाहिए घर में, तो बिकॉज दैट इज शुगर ओनली। वन ml इंट्रामस्कुलर ग्लूकोगॉन इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो इस केस में ग्लूकोगॉन भी दिया जाता है। Prevention of hypoglycemia attack is with snacks, sandwiches or milk drinks about 2 or 3 hours after the main meal. Glucose or sucrose are not recommended as they stimulate more insulin within an hour or two, with subsequent lowering the blood sugar। ये फॉरेन राइटर की बुक है, इसीलिए इसमें फॉरेन फूड्स दिए हुए हैं, सैंडविचेस एंड ऑल। लेकिन इंडिया में हमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा मील्स बार बार करके देना है, जिससे कि उसका शुगर लेवल मेंटेन हो पेशेंट का। अगर आप शुगर देंगे डायरेक्टली, हाइपोग्लाइसेमिया ग्लाइसेमिक जो होते हैं पेशेंट बार बार, तो चीनी देंगे वो इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर
1 घंटे बाद ही वो तुरंत हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। तो ऐसा फूड देना है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब हो। तो रोटी, सब्जी, राइस, मिलेट्स, ये सब चीजें देनी है विथ वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल क्या करता है, उसको स्लोअर डाइजेस्ट करता है। तो कभी भी आप किसी पेशेंट को अगर राइस अलाउ कर रहे हैं तो मेंशन करना है कि वो वेजिटेबल साथ में खाना ही खाना है। ओके, सैलेड साथ में खाना ही खाना है। रोटी खा रहा है तो भी सैलेड या वेजिटेबल खाना ही खाना है। Tumors of the islets of Langerhans in the pancreas produced by their neuropsychic symptoms or the more severe symptoms of hypoglycemia such as coma or convulsion. The diagnostic feature of islet cell tumor are समटाइम्स हमने इन्फेक्शन भी पढ़ा होगा, तो पेनक्रियाज में इन्फेक्शन की वजह से भी वो सिक्रीशन नहीं कर पाता है प्रॉपरली। कभी देखा होगा बहुत पतले दुबले इंसान को डायबिटीज हो गया, तो उस केस में यही सब चीजें होती हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार कोई इंजरी हुई होगी उस एरिया में, वो भी हो सकता है। Hypoglycemia also occur with liver disease and Addison's disease. Okay, alcoholic hypoglycemia result from diminished glucose formation by the liver. liver क्या कर रहा है, जब कम हो रहा है तो लीवर ही तो ग्लाइकोजन दे रहा है ना। तो जब लीवर का की जब प्रॉब्लम होगी तभी भी हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट को होगा, सिर्फ डायबिटीज के केस में भी में नहीं होगा। So during malaria, low blood sugar may occur because there is a large glucose requirement by the parasites. Parasites होता है मलेरिया में, राइट? तो उसको बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, वो बहुत ज्यादा बॉडी का ग्लूकोज यूज कर रहा होता है, जो पैरासाइट है, जो पैथोजन है बॉडी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ट्रीटमेंट विथ क्विनाइन स्टिमुलेट इंसुलिन सेक्रेशन। और जो ट्रीटमेंट चलती है क्विनाइन की, जो मेडिसिन इंजेक्शन चलता है क्विनाइन या टेबलेट के फॉर्म में भी चलता है, तो उसमें क्या होता है, वो इंसुलिन का सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो इंसुलिन सिक्रीशन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करा देगा सेल्स को, है ना, ज्यादा ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस करा देगा, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो पेशेंट क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। सो सिर्फ अगर किसी का हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है, पेशेंट बहुत चिढ़ रहा है बार बार, तो जरूरी नहीं कि डायबिटीज ही हो, उस केस में भी हो सकता है अगर कोई लीवर डिजीज हो। तो कभी लीवर डिजीज वाले पेशेंट को फैटी लीवर छोड़ के उनको कभी भी फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग कभी भी नहीं रेकमेंड करना चाहिए, मोर देन 12 hours. Some toxic factors may also contribute of malarial hypoglycemia. तो ऐसे केस में जहाँ पे मलेरिया की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, इसको बोलते हैं malarial hypoglycemia. Hypoglycemia is also found in severely ill fasting children with glycogen depletion and perhaps decreased liver glycogenesis. Thus, not one but repeated doses of glucose are necessary to correct the carbohydrate metabolism. Prolonged oral glucose load test produces many false positive results for the diagnosis of hypoglycemia. जो बार बार ओरल ग्लूकोज लोड टेस्ट जो करते हैं ना, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर दिया जाता है, दैट इज अराउंड, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर दैट, 100 ग्राम होता है। Prolonged oral glucose load test produces many false positive results for the diagnosis of hypoglycemia. Hence, the intravenous tobulamide test is preferred. तो इस केस में जो ओटीटी किया जाता है तो वो नहीं करना है, वहां पे गलत रिपोर्ट भी हो सकती है। द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट
इन नॉर्मल पर्सन। तो अगर पेशेंट का बढ़ा हुआ भी शुगर रहेगा तो इस टेस्ट में कम दिखेगा। ओके, oral glucose tolerance intolerance test may show low sugar even in normal person. Levels at which symptoms occur are variable. It is best to estimate the blood sugar level during an attack because the symptoms occurring after food are not necessarily due to blood sugar being low. लो ब्लड शुगर, किसी किसी का जब लो ब्लड शुगर होता है उसकी वजह से भी माइग्रेन अटैक होता है, विच प्रोबेबली अफेक्ट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है और फिर पेन होता है हेड में। Those using beta blockers for cardiovascular disease may have severe hypoglycemia without symptom during exercise. तो जिनको बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, जो CSD के पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है एंड समटाइम्स इट बिकम dangerous during exercise. So I suggest to my patient जो भी बीटा ब्लॉकर्स पे हैं या अंडर कार्डियोवैस्कुलर लाइक कार्डियो डॉक्टर है किसी भी, उनके अंडर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं कभी भी प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज नहीं बोलती हूँ। नॉट अलाउड मोर देन 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, उससे ज्यादा कंटिन्यूअस एक्सरसाइज आई डोंट अलाउ। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा पेशेंट अचानक से, और कई बार हार्ट अटैक्स भी हो सकता है इस रीजन से भी। जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, दो रीजन उनमें रिस्की होता है। एक तो ज्यादा, कई बार वो अपने आप को ठीक करने के लिए जल्दी जल्दी वॉक करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हार्ट ज्यादा पंप करता है, तो उस पर लोड बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। जिनको वो प्रेशर है वो पेशेंट के लिए भी ऐसा ही बोलती हूँ मैं कि फास्ट वॉक मत करिए जिससे कि आपकी सांस फूले। तो इतना फास्ट मत करिए, ग्रेजुअली बढ़ाइए। सांस फूल रही है दैट मीन्स आप ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, दैट मीन्स हार्ट बहुत जल्दी पंप हो रहा है, राइट। तो लोड बढ़ रहा है हार्ट पे, तो इस तरह की एक्सरसाइज मत करिए, स्लो एक्सरसाइज करिए जिसमें बहुत ज्यादा हार्ट पंप ना करना पड़े। एंड प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज मत करिए कि आप 30 मिनट्स का, एक घंटा, डेढ़ घंटा एक्सरसाइज करा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नेबर है मेरे, तो वो रिसेंटली उन्होंने जिम ज्वाइन किया एंड उनको, बिकॉज जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लाइक उनको कोई भी देखने वाला नहीं है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, तो उनको ही इज ओवरवेट एंड डायबिटिक, प्री डायबिटी हुए। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने कराई, कुछ इंजरी हो गई है उनके नर्व में, जिसकी वजह से 2 दिन बाद जब वो बेड से उठे वो धड़ाम से नीचे गिर गए। देन ही कॉल्ड मी कि ऐसा हो गया, तो कुछ अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए, फिर क्योंकि संडे था उस दिन, तो फिर किसी तरह मैंने एक डॉक्टर से बात करके फोन पे मेडिसिन उनको दिलवाई कि क्या यूज करना है। फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने कंसल्ट किया तो उनको सर्जरी के लिए बोला गया, बिकॉज वो कंप्रेस हो गई है, जो नर्व है उनको जबरदस्ती एक्सरसाइज कराई गई क्योंकि उनका ओवरवेट था। तो ओवरवेट की वजह से ऑलरेडी उनका बॉडी शेप अच्छा नहीं था, ऊपर से उन्होंने ऐसी जबरदस्ती एक्सरसाइज करा दी जिसकी वजह से लाइक उनको सॉफ्टली स्टार्ट करना था, फॉर 1 मंथ तक ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए था, लेकिन शायद उनको
बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाया गया फॉर जल्दी वेट लॉस कराने के लिए, जिसकी वजह से उनकी नर्व कंप्रेस हो गई और वो पैर में अब उनको पेन रहता है, वो चलने में प्रॉब्लम होती है उनको। तो दैट इज द थिंग जो हो रहा है आजकल। तो बेस्ट एक्सरसाइज आई रिकमेंड वॉकिंग करिए, उसमें कोई रिस्क नहीं है। वॉकिंग हर कोई कर सकता है, जहां तक उनको अगर नी का प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज टाइम टू एंड द क्लास। कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट डाइट फॉर एथलीट्स। एथलीट्स को कैसी डाइट यूज करनी चाहिए और energy ko during running and all. Okay, so going to end the class. Anyone want to say something? No, nothing, man. Thanks a lot. Good information given. Thank you. So Jai Shri Krishna. Good night everyone. जय जय श्री कृष्णा मैम। Jai Shri Krishna.